बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसफार्मर का टॉपिक जो है अब आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस में जनरेटर उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे ना, वो बीच में हमने छोड़ दिया था। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की पूरी एक सीक्वेंस है ना, एम्पियर्स लॉ अलग टॉपिक है, वो पढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही एसी जनरेटर भी बनता है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। हम तो फिर ट्रांसफार्मर पढ़ लेंगे और इसके बाद एम्पियर्स लॉ पढ़ लेंगे, तो ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आ जाओ, अभी ये पढ़ लेते हैं, फिर जो पैटर्न चेंज हुआ है उस पर बात करते हैं आखिर में। ये 2016 में लॉन्ग क्वेश्चन आया था, व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर, राइट इट्स टाइप्स विद द हेल्प ऑफ अ क्लियर डायग्राम, गिव इट्स वर्किंग, ऑल्सो डिराइव द रेलिवेंट एक्सप्रेशन। अब इसको हम समझते हैं, इसका यूज भी देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर, देखिए एक कार्टून भी है नहीं, ट्रांसफार्मर एक बड़ा मशहूर कार्टून है। ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्म होने वाला या ट्रांसफॉर्म करने वाला, उर्दू में तब्दील करने वाला। सही है जी जी। तो ट्रांसफार्मर भी क्या करता है, एसी वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन करता है, या उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है या उसकी वैल्यू को घटा देता है। और अगर ये ट्रांसफार्मर नहीं होता तो फिर ये बिजली शायद हमारे घरों में नहीं पहुंचती, मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, होता क्या है, जहाँ पर बिजली पैदा होती है, जहाँ पावर जनरेट होती है, जैसे डैम्स हो गए या न्यूक्लियर प्लांट हो गए, वहाँ वोल्टेज को अप किया जाता है। कहीं आपने देखा होगा लिखा होता है डेंजर 11 किलो वोल्ट, 11 किलो वोल्ट, 11,000 वोल्ट। हमारे घरों में आ रहा है 220 वोल्ट। सही है, तो जहाँ बिजली पैदा की जाती है उसको अप कर दिया जाता है बहुत ज़्यादा। वो अप करने की रीज़न ये होती है कि लॉस कम हो जाता है। ये भी हम आगे जाके पकड़ लें। बाहर अप करना मजबूरी होती है। अब जब अप कर दिया, किससे अप किया, ट्रांसफार्मर से। हमारे घरों पे पहुंचा, हमारे घरों पे तो हमें चाहिए 220 वोल्ट। तो वो जो पीएमटी आपने सुना होगा, पीएमटी, वो क्या होता है, पोल माउंटेड, आपको लगा होता है कॉइलें जा रही हैं, वो क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। वो क्या करता है, फिर इसको स्टेप डाउन करता है। 11 किलो वोल्ट को दोबारा क्या बना देता है, 220 वोल्ट। तो जनरेशन साइड पे क्या काम है कि इसको अप कर देता है। हमारे घरों पे क्या करता है, घरों की हमें हाई वोल्टेज नहीं चाहिए होता, हमारी चीज़ें लो वोल्टेज की होती हैं, उसको डाउन करता है 220 वोल्ट। फिर हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारा मोबाइल है, हमारा कंप्यूटर है, टीवी है, ठीक है, ये चलते हैं नॉर्मली 5 वोल्ट पे या 3.7 वोल्ट पे। अगेन हमें तो 220 वोल्ट मिल रहे हैं। तो फिर इनके अंदर एक छोटा ट्रांसफार्मर समझिए मजीद लगा होता है, वो 220 वोल्ट को दोबारा क्या कर रहा होता है, 5 वोल्ट बना रहा होता है, या 3.5 वोल्ट, जो आपके चार्जर होते हैं। समझ रहे हैं? तो ट्रांसफार्मर के बहुत सारे यूजेज हैं। ये इसकी डेफिनेशन है ट्रांसफार्मर। अ ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स, जो ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब क्या करता है, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, या तो बढ़ा देता है या तो कम कर देता है। लिखना छोड़ो यार, समझो पहले। एसी वोल्टेज, किसको, एसी वोल्टेज को। देयर आर 2 टाइप्स, इसकी 2 टाइप्स हैं, ये इंक्रीज और डिक्रीज के हवाले से। जब क्लास 3:30 बजे थी तो तुम लोग 4 बजे आते थे, जब क्लास 4 बजे होगी तो तुम लोग 4:30 बजे आ रहे। टाइम की और नहीं करो यार, अब पेपर होंगे। इस सेकेंड ईयर का रिजल्ट, फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट बनेगा, तो थोड़े सीरियस हो जाओ। हैं, स्टेप अप, इसके नाम से इज़ार है, स्टेप अप, बढ़ाना। अ ट्रांसफार्मर दैट इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप अप, जो बढ़ा देगा। जैसे मैंने बताया डैम में बिजली बन रही है, उसको बढ़ा देगा ट्रांसफार्मर। दूसरा क्या है, स्टेप डाउन। तो सारी वर्डिंग यही है। अ ट्रांसफार्मर दैट डिक्रीजेस, इंक्रीज की जगह क्या आ जाएगा, डिक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज इज कॉल्ड अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं ये कैसे करता है, डेरिवेशन निकालेंगे। तो अब ये बनता कैसे, म्यूचुअल इंडक्शन के केस में ही मैंने बताया था आपको। एक हमारे पास आयरन की कोर है, एक रेक्टेंगुलर शेप में या
स्क्वायर शेप में, बीच में खाली एक गैप है। ये जैसे मेरा स्केल है ना, एक पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी, चौथी पट्टी, तो ये वो 4 पट्टियां हैं रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में, ठीक है, आयरन की। और इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा देते हैं। इसके ऊपर क्या चढ़ा देते हैं? इंसुलेशन। क्यों इंसुलेशन चढ़ा देते हैं? क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने एक तार चढ़ा दी, इसके ऊपर दूसरी तार चढ़ा दी। अगर इंसुलेशन नहीं हुई तो फिर तो ये तार इस तार से क्या होगी? जुड़ जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगा ना, इसका करंट फिर इसको भी मिलेगा। प्लास्टिक में करंट फ्लो होता है? नहीं होता ना। तो अगर आयरन के ऊपर मैंने प्लास्टिक चढ़ा दिया है तो इस तार का करंट इसके पास ही रहेगा, आयरन के पास। अगर करंट आयरन के पास चला गया तो आयरन के पास सेकेंडरी के पास भी चला जाएगा। हमें सेकेंडरी को प्राइमरी का करंट नहीं देना, इसलिए इस कोर के ऊपर इंसुलेशन जड़ी होती है, सही है। अब उसके ऊपर फिर क्या करते हैं, एक साइड पे एक तार लपेट देते हैं, ठीक है, दूसरी साइड पे दूसरी तार लपेट देते हैं। जहां आप अपनी सप्लाई जोड़ोगे, आप सप्लाई यहां भी जोड़ सकते हो, उसको हम कहेंगे प्राइमरी। जहां हम सप्लाई जोड़ेंगे उसको क्या कहेंगे? और जहां से हम आउटपुट लेंगे उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी। तो ये हमारी प्राइमरी साइड है, ये हमारी सेकेंडरी साइड है, जैसे हमने म्यूचुअल इंडक्शन में देखा था, ठीक है। तो इस पे भी हमने कॉइल के कुछ टर्न्स घुमा दिए, इस पे भी कॉइल के कुछ टर्न्स घुमा दिए। ये इसका सिंबल होता है, ये इसका सिंबल है। हमने सिंबल पढ़े ना, रेजिस्टर्स के भी, कैपेसिटर के भी, बजाय बार बार एक्चुअल ट्रांसफार्मर बने हम क्या बनेंगे? सिंबल। तो ये प्राइमरी साइड की कॉइल को शो कर रहा है, ये सेकेंडरी, और ये जो 2 लाइनें ये आयरन कोर को शो कर रही हैं, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? सिंबल हो गया। अब ये काम कैसे करता है? वही जो म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन थी, एसी हमने जोड़ी है। द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू एसी वोल्टेज, ठीक है, ये एसी वोल्टेज है। एज अ रिजल्ट करंट इन प्राइमरी चेंजेस कंटिन्यूसली। एसी क्या होता है? मैग्नीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? बढ़ रहा होता है। फिर क्या हो रहा होता है? कम हो रहा होता है। तो जैसे जैसे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। जैसे जैसे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है। दिस कॉजेज अ चेंज इन द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी। तो इसकी वजह से होगा क्या? प्राइमरी में एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, प्राइमरी में, ठीक है। और ये फ्लक्स वेरी कर रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। एंड एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन द प्राइमरी। जब प्राइमरी में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो प्राइमरी में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, सेल्फ इंडक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्राइमरी कॉइल अपने फ्लक्स की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस कर लेगी, उसको हमने क्या नाम दिया? ईपी। ये आयरन कोर का काम क्या है? ये जो प्राइमरी का फ्लक्स है ये सेकेंडरी तक पहुंचाएगा, ये इसको बाहर जाने नहीं देगा एयर में कि कहीं भी चला जाए। इसीलिए आयरन कोर क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। आयरन कोर क्या करेगी? प्राइमरी का सारा फ्लक्स, आइडियली, एक्चुअल में तो थोड़ा बहुत जाया होगा, सारे का सारा फ्लक्स किसको चला जाएगा? सेकेंडरी को भी। फ्लक्स ऑफ प्राइमरी इज लिंक्ड विद सेकेंडरी थ्रू सॉफ्ट आयरन कोर। अब जब फ्लक्स चेंज हो रहा है, प्राइमरी में भी इंड्यूस हुई है तो सेकेंडरी में भी ईएमएफ, लेकिन अब ये ईएमएफ इंड्यूस सेकेंडरी में हुई है, फ्लक्स किसका है? प्राइमरी का। तो ये कौन सा हो गया? म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, ठीक है। दस एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन द सेकेंडरी ऑल्सो। ये इसकी क्या हो गई? वर्किंग हो गई। क्लियर हो गया भाई? प्राइमरी के साथ हमने एसी वोल्टेज जोड़ा है। एसी वोल्टेज लास्ट टाइम 2-3 दफा हमने बार बार डिस्कस किया है, ये एसी होता है। टाइम के किसी भी पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है? चेंज है। तो एसी वोल्टेज चेंज हो रहा है, इसकी वजह से करंट चेंज होगा, करंट की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स कंटिन्यूस चेंज होना चाहिए। यही हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। एसी वोल्टेज का सबसे बड़ा फायदा यही है, उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली वेरी हो रहा है, उसके नतीजे में जो करंट पैदा हो रहा है वो भी कंटिन्यूसली वेरी होगा। तो फिर करंट से जो फ्लक्स पैदा हो रहा है वो भी कंटिन्यूसली वेरी होगा। तो हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगी, एक प्राइमरी में भी और एक सेकेंडरी में भी। क्लियर है? ये इसकी वर्किंग है। ये उतार लें फिर आगे चलो। ये हमने एजम्पशंस कर ली, डायग्राम मैंने मिटा दी। प्राइमरी साइड पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुई उसको हमने नाम दिया ईपी, सेकेंडरी साइड पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुई उसको नाम दे दिया ईएस। एनपी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, एनएस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, आईपी प्राइमरी का करंट, आईएस करंट इन सेकेंडरी, पी पावर, स्मॉल पी का मतलब प्राइमरी, पावर इन प्राइमरी। और प्राइमरी साइड हमारी इनपुट है, यहाँ हम सप्लाई क्या कर रहे थे? दे रहे थे। पीएस क्या है? सेकेंडरी,
ये हमारी आउटपुट है, और फाई क्या है, फ्लक्स जो प्राइमरी का है वही सेकेंडरी का भी है, फ्लक्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये ऑब्लिक का मतलब है एंड सेकेंडरी। अब फेराडेज लॉज हमने पढ़े थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने न्यूमेरिकल भी किए। फेराडे ने क्या कहा था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होती है। तो जब प्राइमरी की बात करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि फ्लक्स तो सेम है, प्राइमरी और सेकेंडरी का फ्लक्स अलग अलग नहीं है, वो तो एक ही है, माइनस साइन लेंजेस लॉ की वजह से। इस तरह सेकेंडरी का ईएमएफ माइनस एन एस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब इसके तीन फॉर्मूले हैं, वोल्टेज रेशो, करंट रेशो और एफिशिएंसी का। तो वोल्टेज या ईएमएफ रेशो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया। 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ES, और 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, EP। तो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड 2 की माइनस एन एस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड 1 की। तो डेल्टा फाई और डेल्टा टी ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ES अपॉन EP क्या आ गया, NS अपॉन, इसको कहते हैं वोल्टेज रेशो या EMF, ज़्यादातर वोल्टेज रेशो के नाम से मशहूर है, ठीक है। करंट रेशो कैसे निकलेगा, अगर आइडियल है ट्रांसफार्मर, जितनी पावर आपने इनपुट दी है वही आउटपुट मिल रही है सारी की सारी, इसको हम क्या कहेंगे, आइडियल। प्रैक्टिकली कभी भी ऐसा कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ तवानाई लाजमन क्या होती है, ज़ाया होती है। लेकिन आइडियल कंडीशन हम लेंगे तो जो प्राइमरी की पावर है वही सेकेंडरी की पावर है। और पावर का फार्मूला हमने चैप्टर 13 में पढ़ा था, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज क्या हुआ, EP, प्राइमरी साइड का करंट क्या हुआ, IP, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज क्या हुआ, ES, सेकेंडरी साइड का करंट क्या हुआ, IS। अब मुझे करंट रेशो चाहिए, तो ये IP यहीं पे रहा, IS यहाँ के डिवाइड हो गया। इसी तरह ये ES यहीं पे रहा, EP यहाँ जाके डिवाइड हो गया। तो IP अपॉन IS निकला करंट रेशो, ये बराबर है ES अपॉन EP के, और ES अपॉन EP क्या था, NS अपॉन NP। तो इसकी जगह NS अपॉन NP लिख दिया, तो IP अपॉन IS हो गया NS अपॉन NP। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, हमने चैप्टर 11 में देखा था, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। यहाँ हमारी आउटपुट क्या है, सेकेंडरी, इनपुट क्या है, प्राइमरी। तो सेकेंडरी पावर अपॉन प्राइमरी पावर मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूले यूज होंगे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए। वो 7 नंबर की डेरिवेशन तो यहाँ एंड हो जाती है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और है, वो फिर हम कल पढ़ेंगे, और कल हो सकता है थोड़े से न्यूमेरिकल भी देख लें। अब चूंकि उन्होंने कोर्स रिड्यूस कर दिया है, हम फिर कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें पढ़ें, उससे रिलेटेड कुछ भी ना छोड़ें। वैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो 20-25 साल से एग्ज़ाम में नहीं आई, लेकिन अब मुझे एक डाउट ये है कि आप वो दे देंगे, क्योंकि उन्होंने सिलेबस इतना रिड्यूस कर दिया है कि कुछ भी दे सकते हैं और वो नाजायज़ नहीं होगा, ज़्यादती नहीं होगी। ऑलरेडी उन्होंने 60% कर दिया ना कोर्स तो जो भी टॉपिक होगा फिर हम उसको पूरा ही पढ़ेंगे, भले वो पिछले 20 साल से आया या नहीं आया, ठीक है। अब जो आपका नया पैटर्न है, आप सबने सुन लिया होगा, ये मैं मिटा दूं, MCQs है 50%, शॉर्ट क्वेश्चंस है 30%, और लॉन्ग क्वेश्चन है, ये जो हमने किया है ये लॉन्ग क्वेश्चन था, यानी इस तरह के क्वेश्चन 7 नंबर के वो क्या होंगे 20%। जी प्रैक्टिकल होंगे एग्जाम से पहले। अबे ये मैंने परसेंट लिखा है चंदा मामू, नंबर नहीं है, ये परसेंट है, ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो, प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले होंगे, इसने अच्छा सवाल पूछा, ठीक है। प्रैक्टिकल होंगे, ये कंफ्यूजन खत्म कर देंगे, नहीं होंगे, एग्जाम से पहले होंगे। एग्जाम से पहले हो सकता है जून में हो जाए या जुलाई में हो जाए। एग्जाम तो उन्होंने 28 जुलाई बोला है, एग्जाम तो 28 जुलाई है। अब आपका जो थ्योरी है फिजिक्स की जो थ्योरी है वो 85 नंबर की है। कितने नंबर की है?
85 का 20% का मतलब है इसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ये 17 नंबर बन गए। नहीं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें और इसको 30 से मल्टीप्लाई करो तो 21 नंबर बन गए, 25 बन गए। चलो 25 ले लो ना, और तो इसका मतलब ये 43 हो गए। जो नंबरों की आप बात कर रहे हैं ना, 43 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, 25 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 17 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। अब हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दें, बहरहाल तो कहने का मकसद ये एमसीक्यू सबसे इंपॉर्टेंट हो गए, एमसीक्यूज सबसे इंपॉर्टेंट हो गई, कोई फर्दर वो फैसला नहीं लिया है। एमसीक्यूज की तैयारी का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, ठीक है। अभी तक हम जो तैयारी कर रहे थे वो हम पुराने पैटर्न में कर रहे थे, हम इस सेक्शन को ज़्यादा फोकस कर रहे थे क्योंकि ये पहले 40 नंबर का होता था, ये पहले 40 नंबर का होता था और ये 17 का होता था और ये 28 का होता था। अब चेंज हो गया। अब इसकी हम तैयारी कैसे करेंगे? जो ये चैप्टर 14 है और 15 है ये तो हम ख़त्म कर लिया हमने, समझे ना। 16 से लेकर 20 तक, 16 से लेकर हम इसी पैटर्न पे चलेंगे, एमसीक्यूज की तैयारी भी साथ साथ करेंगे। जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको घर से सॉल्व करने को कुछ एमसीक्यूज दिए जाएंगे, ठीक है। वो आपने खुद घर से जाके सॉल्व करने होंगे, उसके आंसर्स भी होंगे, वो आप घर से जाके खुद सॉल्व करेंगे, हम फिर क्लास में उनको करेंगे डिस्कस। उसके बाद फिर एमसीक्यूज का अलग से टेस्ट हुआ करेगा, इनका टेस्ट अलग होगा, इसका टेस्ट अलग, सही है। और जब ये 5 चैप्टर हमारे ख़त्म हो जाएंगे, ये इंशाल्लाह उम्मीद है इतने बड़े टाइम नहीं लेंगे, अप्रैल के एंड तक या मई के मिड तक ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर जो हमारे पास 1.5-2 महीने बच जाएगा, वो जो चैप्टर 11 to 15 है उसको भी हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, ख़ासकर एमसीक्यूज को फोकस करके, ठीक है। सुन लिया भाई, 5 चैप्टर जो हैं वो तो अब हम नए पैटर्न पे ही चलेंगे, तो ये तो समझे हम तैयारी कंप्लीट कर लेंगे मोस्ट प्रॉब्ली या तो अप्रैल के एंड तक, 30 अप्रैल तक, या हो सकता है मई का 1-2 वीक लग जाए। उसके बाद हमारे पास जो 2-2.5 महीना रह जाएगा उसमें हम चैप्टर्स 11 से 15 दोबारा पढ़ेंगे, खासकर एमसीक्यूज को फोकस करते हुए, और ये चीज़ें भी जल्दी जल्दी देख लेंगे, ठीक है।